अब यहाँ से देखना है, देखो जो 1992 का अर्थ समिट हुआ था उसमें बेसिकली कुछ बाइंडिंग एग्रीमेंट्स निकले थे और कुछ नॉन बाइंडिंग थे। तो वी ऑल नो कि जो लीगली बाइंडिंग वाले एग्रीमेंट्स हैं उसमें ये सब आ जाता है, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, देन UNCCD हो गया, UNFCCC हो गया, ठीक है। देन नॉन उसके अलावा फिर कुछ नॉन बाइंडिंग होते हैं, जैसे SDGs के 17 SDG हो गए। देन 2015 से 30 तक जो मतलब एप्लीकेबल हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज़ नॉन बाइंडिंग। सो दैट वाज आल्सो an outcome of the Earth Summit 1992 and the Agenda 21. So uh, an outcome of the that is also an outcome of the UN Earth Summit, ठीक है। तो UNCCD जो है, दैट इज़ कन्वेंशन टू कॉम्बैट desertification, that is stemmed from Rio Conference 1994. It works through national action plan programs, long-term strategies adopted in France, Paris, and enforced in 1996. It has a committee on science and technology composed of government representatives with expert knowledge in the desertification. So UN Convention on to combat desertification works closely with Convention on biodiversity, ठीक है। तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ कि UNCCD जो है दैट वर्क्स क्लोजली विद द CBD। और दूसरी चीज़ यह है कि UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन दैट स्टेम्ड फ्रॉम रियो कॉन्फ्रेंस इन 1994। अब ये कौन सी कॉन्फ्रेंस हो गई जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था? मैंने तो जो अर्थ समिट हुआ था दैट वाज इन रियो, दैट वाज इन आई थिंक 1992 में हुआ था। तो फिर मेरे ख्याल से रियो में भी 1994 में भी कुछ हुआ होगा जिसमें UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन आया था। तो इसमें एक कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज मेंबर्स के ज़रिए बनाई जाती है। तो जिनको एक्सपर्ट नॉलेज होता है वो इसमें होते हैं, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स विद एक्सपर्ट नॉलेज। तो मेन यही याद रखना है, 2 पॉइंट हैं बस। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन में 2 बात याद रखो। फर्स्ट कि रियो कॉन्फ्रेंस 1994 में ये बनाया गया था, और दूसरी बात कि इसमें एक कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है कंपोज्ड ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स विद एक्सपर्ट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ डेजर्टिफिकेशन। और एक कहो तो तीसरी बात भी मतलब याद रखना चाहो कर लो, UNCCD वर्क्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD, ठीक है, CBD के साथ काम करता है। सो दैट इज़ UNCCD। एंड अब देखो इसका अडॉप्शन 1994 में रियो कॉन्फ्रेंस में हुआ था, जो पॉइंट नंबर 1 मैंने बोला। बट इसका जो इम्प्लीमेंट या एनफोर्स 1996, 2 साल बाद से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ये पेज है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। सो मेड एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू Rio+20 डिक्लेरेशन इन 2012, ठीक है। अब ये 2012 में बनाया गया था क्योंकि 1992 में अर्थ समिट हुआ। फिर 2002 में जो रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, आई थिंक जोहानिसबर्ग वाला, और दैट वाज डिफरेंट रियो, ठीक है। फिर 2012 में Rio+20 हुआ था, और 2002 में तो Rio+10 हुआ था, ठीक है, जोहानिसबर्ग में। और ये जो है दैट इज़ रियो कॉन्फ्रेंस इन 1994, ठीक है। तो अब ये पेज पार्टनरशिप पेज में जो P है दैट इज़ एक्चुअली स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, एंड मेड एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू Rio+20 डिक्लेरेशन इन 2012। द फ्यूचर वी वांट, इसका थीम है द फ्यूचर वी वांट। And page seeks to assist countries in achieving SDG goals, especially SDG 8, that is promote sustainable and inclusive economic growth, full and productive employment, ठीक है। तो SDG 8 क्या बोलता है अभी हम हालांकि देख लेंगे एक एक SDG को कैसे याद करना है। तो पेज का फंक्शन क्या है? इट एक्चुअली असिस्ट्स कंट्रीज इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थ समिट से ही तो निकला था। इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट, ठीक है। तो उसको एकम्प्लिश अचीव करने के लिए पेज मदद करता है। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, स्पेशली SDG नंबर 8 दैट इज़ प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका फोकस होता है। नाउ पेज ब्रिंग्स 5 UN एजेंसीज, 5 UN एजेंसीज पेज में है। एक UNEP है, यूनिडो है, यूनिटार है, ILO है और UNDP है। तो देखो जो कॉमन वाली हैं लगभग सारी की सारी हैं। कॉमन क्या है? UNDP इज़ अ वेरी कॉमन, और दूसरी UNEP हो गया। तो UNDP UNEP हो गया, इसके अलावा यूनिडो और यूनिटार भी हो जाएंगे, 4 ये हो गए, और ILO भी जोड़ दो। तो ये 5 लोग मिल के
पेज बनाए हैं, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये मेड एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू Rio+20 डिक्लेरेशन इन 2012। ये भी याद रख लो कि मतलब इसका गठन का कारण ये था Rio+20, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग वाले देख लिए, फिर UNCCD देख लिया जो रियो 1994 से आया था। उसमें दो बातें थी, एक तो यही कि रियो कॉन्फ्रेंस 1994 उससे आया था, दूसरी चीज़ उसमें एक कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्राइजिंग ऑफ गवर्नमेंट मेंबर्स having special knowledge and expert knowledge in the field of desertification, and UNCCD works in close association with the CBD। फिर हमने देखा था पेज दैट इज़ पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जिसको 5 लोगों ने मिलकर बनाया है, UNEP, UNDP, UNIDO, UNITAR एंड ILO। और इस बेसिकली ये बनाया क्यों गया था, जो 2012 Rio+20 कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके परिणाम स्वरूप पेज बनाया गया था। इट हेल्प्स इन assisting nations in achieving the sustainable development goals, especially the SDG नंबर 8, ठीक है। अब ये हमारे इंडिया के कुछ सर्वेज वगैरह होते हैं, ये इस पे बार बार क्वेश्चंस बनते रहते हैं। जैसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो ये 1890 से स्टार्ट हुआ था और ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और तो ये पहले हम सर्वेज देख लेते हैं, फिर अथॉरिटीज़, फिर वाइल्ड लाइफ, फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और फिर NGOs। तो पहले सर्वेज देख रहे हैं। अब देखो 1890 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इज़ इन कोलकाता। देन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और बट ये 1916 में बनाया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 कोलकाता, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 कोलकाता। और फिर आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये बहुत ही मतलब नया है, ये देहरादून में है, 1981 में बनाया गया था। और ये दो जो बाईएनली जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है वो पब्लिश करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 देहरादून, ठीक है। तो ये हो गए सारे सर्वेज। अब हम आगे देखते हैं ये अथॉरिटीज़। तो अथॉरिटीज़ में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वाज मेड इन 2002, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इट एडवाइजेस द स्टेट गवर्नमेंट्स इन सेलेक्शन ऑफ एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस टू बी नोटिफाइड एज हेरिटेज साइट्स, एंड दिस ऑफिस लाइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2002 में बनाई थी, चेन्नई में हेडक्वार्टर है। स्टेट गवर्नमेंट्स को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बनाने में योगदान और कोऑपरेशन करता है ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। और किस मिनिस्ट्री में है ये भी बता दिए। तो दैट वाज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2002, हेडक्वार्टर इन चेन्नई। दूसरी है, अब उसी के अंतर्गत स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, दिस कम्स ऑल्सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, and it was constituted through the Statute of Environment Protection Act 1986, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और कौन से लॉ से इसको पावर मिलता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो ये आपके हो गए 3 अथॉरिटीज़। फिर से बता दे रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। Then state biodiversity boards come under the National Biodiversity Authority that was formed in 2002 with headquarters in Chennai, जिसका टारगेट है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इस्टेब्लिश करना, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है। सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और इट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटीज़ विद इन नेशनल पार्क्स वगैरह मैनेजमेंट वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देखता है, बट बाउंड्री ऑल्ट्रेशन, क्रिएशन ऑफ न्यू नेशनल पार्क्स वगैरह, मर्जिंग ऑफ 2 नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा, वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ करता है, ठीक है। तो ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से अपनी पावर्स डिराइव करता है। द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, so it becomes a statutory body and it is headed by the chair, it is chaired by the prime minister. Earlier it used to be the Indian Board of Wildlife 1952. No alteration of boundaries in the national parks and wildlife sanctuaries can be done without the approval from the National Board for Wildlife. तो वो तो मुझे बताइए। Then Wildlife Institute of India, ये established in 1986. Now I think it derives its statutory powers under the Wildlife Protection Act 1972. I'll just confirm that. But before that, Animal Welfare Board of India, this was established under a different law, that is Prevention of Cruelty to Animals 1962 Act, and it was started by Rukmini Devi and comes under Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. तो quite a contrary मतलब fact कि
एनिमल वेलफेयर बोर्ड कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, ठीक है। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड वॉज स्टार्टेड बाय रुक्मिणी देवी, वो जो भी एक्टिविस्ट्स वगैरह का काम किया होगा, तो दैट वाज स्टार्टेड बाय रुक्मिणी देवी। देन लॉ कौन सा है, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1962। देन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB। अब देखो ये लेसर नोन बॉडी है, इस पर ध्यान दो, ये 2007 में बनाई गई थी। एंड ये आपका ऑपरेशन थंडरबर्ड, खैर ये तो पुराना हो गया, ये छोड़ो। इट लाइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। बॉडी वॉज मेड स्टैट्यूटरी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 थ्रू द अमेंडमेंट। तो एक अमेंडमेंट के ज़रिए इसको बनाया गया था स्टैट्यूटरी बॉडी, और फिर किस लॉ के अधीन रख दिया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो अभी तक हमने 2 ऐसी बॉडीज़ देख ली जो WPA 1972 के अंतर्गत आती हैं। एक है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ टू बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा है दूसरा क्या है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अंडर WPA 1972। then Central Zoo Authority, that is also under WPA 1972. then National Afforestation Ecosystem Board, now that's a different board, ठीक है। इसका ईयर बस इंपॉर्टेंट है, नेशनल एफॉरेस्टेशन इकोसिस्टम बोर्ड। एंड देन नीरी जो है 1958 नागपुर में बनाया गया था, नेशनल इंजीनियरिंग इकोसिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट वाज सेट अप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। अब ये भी देख लो, नीरी को साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री में ही लगाना, 1958 नागपुर, ठीक है। और नाइब क्या है, तो नीरी और नाइब आप समझ लो NAEB, दैट इज़ नेशनल एफॉरेस्टेशन इकोसिस्टम बोर्ड, दैट वाज सेट अप इन 1992। नाउ अब इसमें से वो वाली बॉडीज़ कौन सी हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत हैं, तो हमने क्या देखा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो 2007 में बनाया था, उसको डाला था WPA 1972 में। देन वी हैड अनदर वन, आई थिंक NTCA ऑल्सो कम्स अंडर WPA 1972. I'll just confirm NTCA comes under which act. So the National Tiger Conservation Authority is a statutory body that operates under the Wildlife Protection Act 1972. Another thing that I wanted to clarify is Wildlife Institute of India, ठीक है, that comes under the, wait a second. The Wildlife Institute of India is an autonomous institute under the Ministry of Environment, Forests and Climate Change of the Government of India. So the Wildlife Institute of India is not governed by any specific act, but it is considered an important regional center for training and education in wildlife management and conservation. So it is situated in Dehradun district. तो ये एक autonomous है, इसके पीछे कोई statute नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, established in 1982 यहाँ लिखा हुआ है। Wildlife Institute of India, if we go by this article, that consider the following statements with respect to Wildlife Institute of India. It is a statutory body. It was established under Wildlife Protection Act 1972. It is based in the Dehradun. Which of the statements given above is correct? So it was established under the Wildlife Protection Act 1972. It is a statutory body and it is based in Dehradun. So ओके, सो ये ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, बिकॉज इसके पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज़ एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, एंड 1982 में बनाया गया था ये। इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ देहरादून, उत्तराखंड। इट ऑफर्स ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स, एकेडमिक कोर्सेज एंड एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट। सो ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पे ये लिख लो, मतलब। और एक ही चीज़ रह गई, मतलब हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देख लिया, that comes under WPA 1972. Central Zoo Authority also comes under WPA 1972. Now it is, अब ये देखो एक सीरीज़ बन गई है, WPA 1972 में आया था, then Wildlife Institute of India I think 1982 में आया था, and it has no statutory मतलब backing, then 1982 में आया, then Central Zoo Authority 1992 में आ गया था, ठीक है, और WPA के अंतर्गत भी है ये। और ये नेशनल एफॉरेस्टेशन इकोसिस्टम बोर्ड 1992, ये भी 1992 में आया था, राइट। तो आई हैव टू चेक लाइक द ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सो व्हेन वाज NAEB formed? So August 1992, and under which act? So I think the Ministry of Environment. Now let's have a look at that. Consider the following: National Afforestation and Eco Development Board या Ecosystem
बोर्ड कह लो, ठीक है. It was established in 1992, that is correct, and National Afforestation Program is a flagship program of NAEB. I think both of them are correct. So if you read this, the Ministry of Environment Forests constituted the National Afforestation and Eco Development Board in August 1992, and National Afforestation and Eco Development Board has evolved specific schemes for promoting afforestation. ठीक है ये सब, बट ये नहीं पता चल पा रहा है इसके पीछे कोई स्टैच्यूट है कि नहीं है. तो यहाँ लिखा है when was यहाँ पूछ लेते हैं NAEB is statutory or not. Yes, the National Afforestation and Eco Development Board is a statutory body, and but किस एक्ट में आएगा ये, यही तो देखना है. National Afforestation and Eco Development Board, under which act it was formed. NAEB is responsible for promoting, ठीक है, ये National Afforestation and Eco Development Board. Let's have a look here. I don't think it is a statutory body. So the National Afforestation and Eco Development Board is responsible for promoting afforestation. अरे यार, so NTCA का I am sure that is WBA. ठीक है, तो ये तो clear है. What about this Wildlife Crime Control Bureau? That is also, I am sure that also comes under WBA, right? Then Central Zoo Authority, that is also under WBA, right? Now National Afforestation Ecosystem Board 1992, that I am not quite sure of. And Wildlife Institute of India, Dehradun 1982, that is also an autonomous body. Then NIRI 1958, Nagpur National, ये Ministry of Science and Tech में है, ठीक है. और Wildlife Institute of India, Animal Welfare Board में तो अलग ही एक्ट है. Then National Board for Wildlife, now that is also under Wildlife Protection Act, right? Okay, then moving on, ये देख लेना कि NAEB किस एक्ट के अंतर्गत आता है, नेशनल एफॉरेस्टेशन इकोसिस्टम बोर्ड या इको डेवलपमेंट बोर्ड. तो एक वही मिस हो रहा है, और दूसरी चीज़ है एक और था, बस यही था, ठीक है. देन मूविंग ऑन, कौन सी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये 2010 में बनाया गया था, और इसके ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आता है. ये बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पे नहीं बना था. तो under which ministry National Green Tribunal comes? So it is under Ministry of Law and Justice. Let's check that. Under which ministry NGT formed? So is a statutory body under which act? The National Green Tribunal operates independently and is not under any specific ministry. However, it is functionally associated with where अरे ठीक है, तो ये भी किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है. बट अभी यहाँ लिखा है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मान सकते हैं, और इसके कई सीट हैं, न्यू दिल्ली, भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता. NGT डज नॉट डील विथ केसेस रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. तो इन दोनों एक्ट्स में NGT नहीं इंटरफेयर करता है, ठीक है. और एक और लेजिस्लेटिव बॉडी है नेशनल गंगा काउंसिल, विच रिप्लेस्ड द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, दैट वाज established in 2017. So National Ganga Council was replaced by NGRBA in 2017. ठीक है, तो ये दो बॉडीज़ हो गई. नेशनल गंगा काउंसिल which was replaced by National Ganga River Basin Authority in 2017. Year is important. And the second thing is National Green Tribunal that was set up under the Act in 2010. And the point to note here is that NGT doesn't interfere in Indian Forest Act 1927 and वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 72 वाले मैटर्स में. इसके अलावा कुछ नेशन में ही है, मतलब अपने कंट्री के NGOs हैं. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये 1883 बहुत ही पुरानी बॉडी है, एंड इट वर्क्स क्लोजली विद बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज SIRO, SIRO, दैट इज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इट इज़ अ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इट वर्क्स क्लोजली विद बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेरी ओल्ड NGO फॉर्म्ड इन 1883. देन टेरी है, ये ऑयल जैपर बनाया था. द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट 1974, क्वाइट एन ओल्ड बॉडी. टेरी ऑर्गेनाइजेस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है, WSTS. सो टेरी ऑर्गेनाइजेस WSTS एंड टेरी वॉज फॉर्म्ड इन 1974. द फुल फॉर्म इज द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. देन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अगेन एक NGO है, और बस इतना ही याद रखो कि इट इज़ एन NGO. देन कल्प वृक्ष नामक एक NGO है, ये पुणे में है. Year is not important. Then Center for Science and Environment, CSE, Center for Science and Environment, that is also an NGO in New Delhi.
It published quite unique magazines like Go Over Times and Down to Earth. तो Down to Earth जो बहुत ही famous magazine है among the students community, that is published by Center for Science and Environment, which is an NGO in New Delhi. ठीक है. Now environment impact assessment जो होता है, it is actually a mechanism for monitoring, auditing and evaluation scientific practices for mitigation short-term, long-term, large-scale impacts addressal. So environment impact assessment की practice started even before the Environment Protection Act was formed and drafted. So EIA process started in 1978 and later it was added under the Environment Protection Act 1986. So it is a statutory process. EIA is now mandatory for red category projects. अब red category projects क्या होते हैं? इंडस्ट्रीज़ हो गया, माइनिंग हो गया, थर्मल पावर हो गया, या और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कवर्स एयर, एनवायरनमेंट, नॉइस, वाटर एनवायरनमेंट. तो हवा देखता है ये, और आवाज़ पोल्यूशन, ध्वनि पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन भी देखता है. अब इसमें ये प्रोसेस तो कोई नहीं पूछेगा, बट 6 मेन प्लेयर्स, हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 6 मेन प्लेयर्स इन द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस. तो एक तो प्रपोजर ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, देन एनवायरमेंटल कंसल्टेंट ऑफ प्रपोजर हु विल प्रिपेयर द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम हिज साइड. तो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट ऑफ द प्रपोजर वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा अबाउट द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम द प्रपोजर्स साइड. एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज का जो रीजनल सेंटर है, दैट प्लस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का गवर्नमेंट एजेंसी, प्लस ये आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, PCBs क्या होता है. तो ये सारे लोग आपके गवर्नमेंट साइड से आएंगे, और पब्लिक से भी इसमें ओपिनियन लिया जाता है. टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन पोल्यूशन इंडेक्स. हाँ, तो जो मैंने रेड कैटेगरी पूछा था, दैट इज़ सबसे ख़तरनाक वाला. ठीक है. तो 60+ में ये रेड कैटेगरी में चले जाते हैं. प्रोजेक्ट लाइकली टू हैव हार्मफुल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड रिक्वायर्स मैंडेटरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. अब 40 से 60 में ये ऑरेंज प्रोजेक्ट में है, 20 से 40 में ग्रीन प्रोजेक्ट है, और 0 से 20 में वाइट प्रोजेक्ट है. तो ये कुछ पोल्यूशन इंडेक्स हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में. ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 60 से ऊपर रेड कैटेगरी है, 40 से 60 ऑरेंज है, और 20 से 40 ग्रीन है, और 0 से 20 वाइट है. अब इसमें इशू क्या है कि द कंट्री वांट्स डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट वांट्स डेवलपमेंट, एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कैनॉट गो हैंड इन हैंड. ठीक है. तो ये तो सब ठीक है कि प्रपोज़र आता है, फिर प्रपोज़र का कंसल्टेंट, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट आता है, देन गवर्नमेंट की तरफ से ये बॉडीज़ आती हैं, जैसे रीजनल सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री, देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की एजेंसी है PCB, फिर पब्लिक ओपिनियन भी लिया जाता है. उसके अलावा ये इंडेक्सेशन बेस्ड ऑन द पोल्यूशन इंडेक्स किया गया है. अब इन सब के बाद भी ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, बिकॉज ये एक तो दिक्कत है कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल है इसमें. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, मीनिंग क्लियरेंसेस फॉर प्रोजेक्ट्स कैन बी अवॉर्डेड even when they are running phase. Thus violation of precautionary principle which is important in environmental sustainability. मतलब क्लियरेंस बाद में भी दिया जा सकता है, once they have started and running, उसके बाद भी environmental impact assessment का क्लियरेंस दे दिया जा सकता है. That means it is a post facto approval भी दिया जा सकता है. तो वहाँ पे फिर करप्शन और उतना ध्यान नहीं देते हैं environmental impact पे, क्योंकि अब तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. दूसरी चीज़ है पब्लिक कंसल्टेशन पीरियड जो है, दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 to 20 days. इसको भी कम कर दिया गया है. बाई पासिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट assessment process, central government can categorize a project as a strategic, after which EIA is not needed. तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है. अब एरिया देखे जाए तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अप टू 1.5 लाख स्क्वायर मीटर्स instead of existing 20,000 square meter do not need detailed scrutiny by the expert committee, right? तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो कट ऑफ एरिया ऑफ प्रोजेक्ट था, जो कि 1.5 लाख स्क्वायर मीटर तक के एरिया ऑफ प्रोजेक्ट को अब डिटेल स्क्रूटनी में नहीं डाला जा रहा है. डू नॉट नीड डिटेल स्क्रूटनी बाय द एक्सपर्ट कमिटी. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. ये पहले 20,000 स्क्वायर मीटर हुआ करता था, इसको बढ़ा दिया 1.5 लाख स्क्वायर मीटर में. फिर कॉम्प्लायंस रिपोर्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट नाउ सबमिट्स अ कॉम्प्लायंस रिपोर्ट एवरी 1 year अगेंस्ट एग्जिस्टिंग 6 monthly रिपोर्ट. तो अभी 1 साल में कॉम्प्लायंस रिपोर्ट देनी होती है अगेंस्ट पहले हर 6 महीने पर देनी होती थी.
तो ये 4 इश्यूज़ हैं हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में, कुछ चेंजेस किए गए हैं दैट बहुत हित में नहीं है एनवायरनमेंट के। एक तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल है, bypassing the EIA process if it is termed strategic by the central government, then public consultation period has been reduced, compliance report and the area of project under which it is functioning, the land area, उसको भी बढ़े हुए एरिया में नो डिटेल्ड स्क्रूटनी बाय द एक्सपर्ट कमेटी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखा और कुछ अथॉरिटीज़ देख ली, सर्वे देख लिया, NGOs देख लिए, और कौन से स्टैचूटरी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वो भी देख लिए, NGT देख लिए, और नेशनल गंगा काउंसिल विच वॉज रिप्लेस्ड बाय NGRBA इन 2017। इसके अलावा पेज देखे पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी एंड इट वॉज सेटअप बाय 5 वेरी प्रोमिनेंट एजेंसीज। फिर हमने UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम 1994 रियो कॉन्फ्रेंस, एंड उसमें कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है कंपोज्ड ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स विद एक्सपर्ट नॉलेज। ठीक है, ये देख लिए। और नॉन बाइंडिंग SDG 17, देर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बी फुलफिल्ड फ्रॉम 2015 to 30 and Agenda 21. So these are the non-binding, whereas CBD, UNCCD and UNFCCC, these are the legally binding provisions of the Earth Summit. ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। मेजॉरिटी सवाल यहीं से आते हैं। तो अब अगला कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेजिस्लेशंस पार्ट। ठीक है।